आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रूसी राष्ट्रगान गुनगुनाती ये आवाज है 70 साल के व्लादिमीर पुतिन की। 23 साल से वो रूस की सत्ता का केंद्र हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और कभी प्रेसिडेंट। फिलहाल यूक्रेन को हिंसा में धकेलने के लिए वो फिर से स्पॉटलाइट में है। बातचीत, शांति, समाधान की लुभावनी बातों के बाद फाइनली उन्होंने यूक्रेन पर हमला करते हुए दो टूक कह दिया कि हम दोनों के बीच कोई मत आना। Кто бы ни पытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश या लोगों के लिए खतरा बनेगा, वो जान ले कि हम तुरंत जवाब देंगे और उसे ऐसे हालात तक पहुंचा देंगे जैसे उसने कभी इतिहास में झेले नहीं होंगे। हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। к любому развитию событий. Уверен. पुतिन अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं, लेकिन इतना तो प्रेडिक्टेबल है कि 90 के दशक वाले रूस को वो कहां ले जाना चाह रहे हैं। खुद पुतिन की कहानी रूस की कहानी जैसी ही है। सेंट पीटर्सबर्ग के गरीब परिवार का एक लड़का कामयाब जासूस बनता है, लेकिन फिर बिखरे सोवियत यूनियन में बेरोजगारी से गुजरता हुआ सियासत की गलियों से क्रेमलिन की सीढ़ियां चढ़ जाता है। बहुत जल्द वो इतनी ताकत बटोर लेता है कि उसे मॉडर्न जार कहा जाने लगा। आज पुतिन पर करप्शन, अपने ही नागरिकों को मरवाने से लेकर दूसरे देशों के खिलाफ जंग छेड़ने के इल्जाम हैं, लेकिन वो बेफिक्री से सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने सोचा आज के पढ़ाकू नितिन में पुतिन की ही बात की जाए। बैठकी में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वो पढ़ाते हैं। खुद भी वो रूस में पढ़े और कुछ वक्त तक पढ़ाया भी है। उनका कई बार रूस जाना हुआ, इसलिए वो क्रेमलिन की अंदरूनी पॉलिटिक्स को खूब समझते हैं। 2014 में पुतिन जब जेएनयू आए तो उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने वाली कमेटी में भी राजन थे। आज उनसे ही जानेंगे कि क्या पुतिन रूस में अब तक के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। पुतिन के उत्थान की वजह क्या है? क्या वो एक तानाशाह हैं? भारत के साथ पुतिन कैसे रिश्ते रखेंगे? और क्या पुतिन के दिल में सोवियत यूनियन वाले अच्छे दिन लाने की चाहत बसी है? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो राजन सर, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नितिन साहब, शुक्रिया। और आजकल तो देखिए यूक्रेन की खूब बात हो रही है और इस बीच में ये तो सच है कि जो पिछले 4-5 साल थे ट्रंप ने जितनी सुर्खियां बटोरी, अब पिछले कम से कम 5-6 महीनों से वो पुतिन के हिस्से आई है। जी तो दुनिया में सर एक अट्रैक्शन तो है पुतिन को लेकर। लोग उनके बारे में फिर से जानना चाहते हैं, खासकर इस क्राइसिस के बाद। और इसीलिए मुझे पहले तो आपसे यही पूछना है कि क्या व्लादिमीर पुतिन रशिया के अब तक के सबसे ताकतवर शासक हैं? उन्हें मॉडर्न जार कहते भी हैं लोग। देखिए नितिन, अब रशिया में बहुत ज्यादा शासक नहीं हुए हैं जब से हम रूस को जानते हैं 1991 से। तो अभी तक वहां पे 2 ही शासक हुए हैं। एक तो पहले येल्त्सिन थे और येल्त्सिन का पीरियड आप जानते हैं कि 1991 से लेके 1999 तक था। और 1999 में पुतिन को पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था येल्त्सिन के द्वारा, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनते हैं 2000 में। और तब से पुतिन का ही शासन रहा है। तो वहां पे अभी तक पिछला जो 30 साल का रूस का एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री रहा है, उसमें 2 ही शासक रहे हैं। और येल्त्सिन जो थे वो माने जाते थे कि जो एक बोला जाता पपेट, यानी कि जो पिछलग्गू देश बन गया था जो वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देश है उनका। क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थे येल्त्सिन के टाइम पे, वो था एक उनकी जो पॉलिसी शॉक थेरेपी की थी या उनकी पॉलिसी जो प्राइवेटाइजेशन की थी, उसमें रशिया का काफी नुकसान हो गया था और रूस की स्थिति काफी खराब हो गई थी। पहले डॉलर और रूबल लगभग बराबर चलता था, लेकिन उस समय इतनी गरीबी, भूखमरी और लोग छोटे छोटे ब्रेड के लिए, छोटे छोटे आइटम्स के लिए
लाइन लगाते थे। तो उस समय जो 1990 का दशक था रूस के लिए काफी खराब था। उसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे थे रूस का, वो थे हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट, प्रिंसटन के, या उस ढंग के जेफरी सैक्स का नाम आपने सुना होगा। तो इस ढंग के लोग काफी हावी हो गए थे इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में। और उस समय चूंकि रूस को पैसा चाहिए था और येल्सिन को चाहिए था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इसमें उसके पहले सोवियत यूनियन उसका सदस्य नहीं था, तो उनको उसमें मेंबरशिप चाहिए थे, तो इंटरनेशनल अलायंस बनाने थे। और येल्सिन चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी रूस में थी, चूंकि आप जानते हैं सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी हुआ करती थी, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद जब विघटन होता है तो दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी में किस ढंग से पार्टीज होते हैं। तो उस समय येल्सिन कम्युनिस्ट पार्टी को वहां से निकालना चाहते थे, क्योंकि हमेशा लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है। और उसको रोकने के लिए येल्सिन को जरूरी था कि वो पश्चिमी देशों का साथ लें, और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वो जो पीरियड था वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल खतरनाक पीरियड था। लोग काफी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, सोवियत यूनियन आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए फेमस होता है, लेकिन सारे इंडस्ट्रीज को वहाँ के जो माफिया है वो कब्जा कर लिए थे, क्योंकि किसी के पास उसमें पैसा नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था सोवियत यूनियन में। तो ये सारे जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, या फिर जो येल्सिन के साथ जो चलने वाले लोग थे, उन लोगों ने सारे इंडस्ट्री, सारे इकोनॉमी को कब्जा कर लिया और वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। तो उसमें जो रूस के लोग थे उनको लगने लगा था कि ये जो हुआ है सोवियत यूनियन का विघटन, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और अभी जो 1990 के दशक में जो पश्चिमी के देशों ने उनको एक तरह से वादा किया था, प्रॉमिस किए थे कि आप पश्चिमी देशों में एक होंगे, आपका उसी ढंग से विकास होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वही होगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ उल्टा, कि आप देखते हैं कि उसी समय जो नेटो है उसका एक्सपेंशन होता है, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको नेटो में मिलाया जाता है, चेक रिपब्लिक या हंगरी या बाद में चल के जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, इन सारे देशों को नेटो में मिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं रूस को लगने लगा कि जो येल्सिन की पॉलिसी थी वो रूस के हित में नहीं है। और वो पीरियड माना जाता है कि एक नेशनल ह्यूमिलिएशन, मतलब जिस ढंग की बेइज्जती रूस की गई थी उस समय, ये हमारे क्लिंटन भी थे उसमें, बाद में बुश भी थे, तो इन सबों के द्वारा, तो उससे रूसी जनता और रूस के जो एलिट है, जो रूलिंग रेजिम था, वो काफी उससे चिढ़ी हुई थी। और वो चाहते थे कि कोई ऐसा लीडर इमर्ज करे जो कि जो फिर से जो लॉस्ट ग्लोरी है सोवियत यूनियन का उसको इस्टेब्लिश कर पाए, और जो पश्चिमी देशों का पिछलग्गू नहीं हुए। तो एक तरह से आप देखते हैं कि एक नेशनल रीअसर्शन जो होता है, एक एग्रेसिव पॉलिसी की जो शुरुआत होती है, वो पुतिन से शुरुआत होती है। जी, मतलब बेसिकली एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसे चाइना ने झेला, और उसके बाद वहां एक लीडरशिप उभरती है जी, जो दरअसल उस जमीन पर खड़ी है जो काफी दलदली है। मतलब लोगों ने सोचा कि जब हम इतनी बेइज्जती सहते रहे, एक नायक आया तो उसका स्वागत करो। तो आप जी। कह रहे हैं कि मतलब पुतिन का आविर्भाव भी कमोबेश वैसी ही पृष्ठभूमि में हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन का विघटन और फिर उसके बाद येल्सिन की फील्ड पॉलिसी जो दिखने लगी और उससे जो असंतोष उभरा, उससे पुतिन उभरे, राइट? जी, देखिए, पुतिन के राइज के 3 प्रमुख कारणों की अगर मैं बात करूं, तो पहले तो ये बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं कि कैसे वो हुए। देखिए, येल्सिन एक करप्ट लीडर थे और उनको लग रहा था कि अगर उनको वहां से रिप्लेस करता है और कोई भी रूलर अगर वहां पे इंडिपेंडेंटली इमर्ज करता है जो कि येल्सिन के ग्रुप का नहीं है, वहां के एलीट का मेंबर नहीं है, तो येल्सिन को वो जेल भेज सकता है। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा लीडर हो जो कि उन्हीं के ग्रुप का हो। तो येल्सिन ने क्या किया था कि पुतिन को पहले प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और बाद में वो चल के प्रेसिडेंट बनते हैं। और लेकिन जो पॉपुलैरिटी है पुतिन की, कुछ दिनों तक तो उन्होंने येल्सिन की पॉलिसी फॉलो की, लेकिन बहुत जल्द ही उससे वो एक तरह से डिपार्ट करना शुरू किया, अलग तरह की पॉलिसी बनाना शुरू किए। और वो रूस को फिर से एक तरह से एक इमर्जिंग पावर के रूप में या एक इम्पोर्टेंट महाशक्ति के रूप में उसको उभारना चाहते थे। उसमें 3 कारण थे जिसके कारण से पुतिन वहां पे बहुत ही पॉपुलर लीडर के रूप में इमर्ज करते हैं।
पहला तो यह कि जो चेचनिया का क्राइसिस था, आप जानते हैं कि 1994 में और 1999 में दो समय में चेचनिया में एक तरह से युद्ध की स्थिति बनती है। चेचनिया में आप जानते हैं कि इस्लामिक रेडिकल रेबल्स से जो कि चेचनिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। और आप ये जान के बिल्कुल हैरान होंगे कि चेचन आर्मी ने 1994 में रूसी आर्मी को हरा दिया था। और जी ये भी उस शर्म में जुड़ गया होगा जिसकी आप बात कह रहे थे। जी तो उस जो हरा दिया था, उसके बाद 1999 में का जो पीरियड था, उसमें उन्होंने क्या किया कि येल्त्सिन ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई और ग्रोजनी जो कि चेचनिया का कैपिटल है, ये चेचनिया एक रिपब्लिक है साउथ कोकेशिया में, आर्मेनिया इसके जॉर्जिया के आसपास में, तो वहां पे उन्होंने अपनी मिलिट्री को भेजा जो वहाँ के रेबल हैं, वहाँ के जो इस्लामिक रेबल्स थे उसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गए थे जो कि सऊदी अरब या फिर जो वेस्ट एशिया के देश हैं वहाँ से सपोर्टेड टेररिस्ट रेबल्स थे, और वो वहाँ पे इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। और वही नहीं कर रहे थे, आप जानते हैं कि मॉस्को में भी वो टेररिस्ट बॉम्बिंग करने लगे थे, सिनेमा हॉल में, स्कूल में, बच्चों को। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक मिलिट्री, अपनी रशियन मिलिट्री को भेजा और बिल्कुल रूथलेसली ग्रोजनी पे हवाई हमले किए। और ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में आप हवाई हमले करते हैं, लेकिन ग्रोजनी को उन्होंने वार्निंग दिया कि सब लोग ग्रोजनी को छोड़ें क्योंकि वहां पे वो बॉम्बिंग करने वाले हैं। तो वहां पे ग्रोजनी को बॉम्बिंग किया और वहां पे जो रेजिम है उसको चेंज किया, और वहां पे जो लीडर्स थे, टेररिस्ट लीडर दुदायेव या उससे पहले जो चेचन के जो लीडर्स थे, उसको बहुत ही रूथलेसली वहां पे मारा और उसको खदेड़ा, जो कि फिर जाके जॉर्जिया या दूसरे देश में भी चले गए। तो सबसे पहला जो पुतिन जो अपने देश में जो पॉपुलर होते हैं रूस में जनता के बीच में, तो वो उसका कारण यही था। उसके बाद जो दूसरा एक कारण था कि वहां पे जो उसी समय आप जानते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी। उसका प्रमुख कारण था कि 2000 के बाद से आप देखेंगे तेल का जो दाम है, तेल और गैस का, ये फिर से काफी तेज जाता है, आप काफी वो बढ़ने लगता है, और उसका सीधा फायदा रूस की अर्थव्यवस्था से पे पड़ा। और रूस जो कि पहले लोन पे चल रहा था 1990 के दशक में, अब अपने समय से पहले ही अपने लोन्स को चुका दिया, उसके पास रिजर्व्स हो गए। और दूसरी पॉलिसी यह थी। और तीसरा क्या था कि रूस में जो पहले जो वेस्ट का पिछलग्गू करना शुरू कर दिया था, और जो प्रो वेस्टर्न पॉलिसी बोला जाता है 1990 के दशक को, तो रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया कि अलग अलग देशों से जो उसके पुराने अच्छे संबंध थे, जैसे कि भारत के साथ या फिर चीन के साथ या फिर जो वियतनाम के साथ, तो उन देशों से अपने अच्छे संबंध पुनर्स्थापित करना शुरू किया। और उसी समय आप जानते हैं कि एक रिक की बात होती है जिसमें कि इंडिया भी मेंबर है, रशिया इंडिया चाइना रिक जो फॉर्मेट है उसमें इंडिया भी मेंबर है। 1998 में प्रिमाकोव ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में उसमें उसको फॉलो किया गया था। और तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को यूरेशियन स्टेट के रूप में, प्रो वेस्ट नहीं, वेस्टर्न स्टेट के रूप में नहीं, एक यूरेशियन स्टेट के रूप में उन्होंने स्टैब्लिश करना शुरू किया था। सो इन तीन कारणों के कारण पुतिन वहां पे काफी पॉपुलर होते हैं। और वहां पे जो दूसरे जो सेसेशनिस्ट एरिया थे, जैसे कि साइबेरिया में भी कुछ इलाका था जो कि वहां पे इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। इनफैक्ट आपको बता दूं कि 1990 के दशक में और 2000 का जो अर्ली पीरियड था, उस समय ये लगता था, जो एक्सपर्ट्स, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स थे या जो उस एरिया पे स्टूडेंट्स थे, काम करते थे, उनको लगता था कि रूस का फिर से दोबारा विघटन हो सकता है। और ये अमेरिका भी इस चीज को लग रहा था कि रूस का शायद विघटन होगा, साइबेरिया का इलाका अलग हो सकता है, चेचनिया अलग हो सकता है। तो लेकिन उसको उन्होंने जो गवर्नर्स के जो पावर्स थे उसको कट डाउन किया और गवर्नर्स को उन्होंने रीअपॉइंट अपने तरीके से करना शुरू किया। तो इन सारे कारणों से पुतिन एक पॉपुलर लीडर के रूप में रूस में इमर्ज करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी वहीं से बढ़नी शुरू होती है। तो वहां से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो जरूर, लेकिन अब मुझे ये जानना है, जो आप कह रहे हैं कि येल्त्सिन ने पुतिन को आगे बढ़ाया ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि उन्हें लगा कि पुतिन में एक कठपुतली नेता बनने के सारे गुण और सारे दोष हैं। लेकिन पुतिन की शुरुआत कहाँ से है सर? पुतिन जो है, पहले तो मेरा ख्याल है काफी गरीब परिवार था और फिर वो किसी तरह की नौकरी की जद्दोजहद में थे। तो मैं एक बार वो जानना चाहूंगा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं था। वो सेंट पीटर्सबर्ग के थे
सेंट पीटर्सबर्ग आप जानते हैं कि रूस में, जिसको कि पहले सोवियत टाइम पे लेनिनग्राड बोला जाता लेनिनग्राड है। कहा गया, बिल्कुल। जी जी। और वहाँ पे रूस में दो प्रमुख शहर हैं, आप जानते हैं, एक है मॉस्को जो कि कैपिटल है, और दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग हिस्टोरिकली बहुत ही हिस्टोरिकल जार के टाइम पे वो कैपिटल हुआ करता था। तो वो विंटर पैलेस जहाँ पे रिवोल्यूशन होता है वो मॉस्को में नहीं हुआ था, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन जहाँ पे बोल्शेविक ने कैप्चर किया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग से ही उनका उदय होता है। वहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल थे। उससे पहले उनका बैकग्राउंड केजीबी में रहा है। केजीबी रूस के समय में आप जानते हैं कि जब विघटन हुआ उसके बाद एफएसबी के नाम से जाना जाता है। तो उनका बैकग्राउंड वहां से रहा है। तो एक और वो बॉक्सर भी रहे हैं, वो बॉक्सर रहे हैं। और हाँ, बहुत छोटी उम्र में ब्लैक बेल्ट वगैरह जूडो ब्लैक करने बेल्ट, लगे थे। ब्लैक बेल्ट थे। फिर केजीबी का बैकग्राउंड है। तो उनका बैकग्राउंड सिक्योरिटी से रहा है, यानी कि जो देखिए रूस की राजनीति में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक है फैमिली पॉलिटिक्स और दूसरा है कि सिलोविकी। सिलोविकी का मतलब होता है कि जो सुरक्षा कर्मी से जो इमर्ज करता है, वहाँ का जो सुरक्षा के जो एलिट है वो कैसे रूस को कंट्रोल करते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है पुतिन साहब का, तो वो वही सिलोविकी से ओरिजिन होता है। और पहले वो एक बहुत ही, पुतिन को पहले कोई नहीं जानता था। मैं बता दूं कि 1999 तक जब उनको प्राइम मिनिस्टर बना गया था, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। वो एक ऑफिसर के रूप में थे। एक इनफैक्ट जब रूस का क्राइसिस चल रहा था तो उन्होंने तो यह भी बोला कि वो ऐसे चीजों में जो अभी जो जैसे जोमेटो में जो सप्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह से, या टैक्सी चलाने का जो काम करता है, तो उस तरह का भी काम वो किए हैं। कितनी सच्चाई है मुझे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है। तो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं था और 1990 के दशक में उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन येल्त्सिन को ऐसा लीडर चाहिए था जो कि येल्त्सिन के परिवार पे सवाल नहीं उठाए और येल्त्सिन को जेल नहीं भेजे, और रूस को फिर उसी रास्ते से सोच रहे थे कि आगे ले जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रूस को पुतिन ने एक अलग डायरेक्शन दिया और काफी अलग किया, और एक तरह से काफी प्रभावी लीडर के रूप में वो माने जाते थे। आपको मैं बता दूं कि रूस, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको बाद में डिग्री भी दी है, एक ऑनररी डिग्री भी दिया है। आप अच्छा। क्रेमलिन, जी आप गूगल सर्च करेंगे और क्रेमलिन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुतिन को भी, और इनफैक्ट जो मेदवेदेव को भी दिया था, जो दूसरे प्रेसिडेंट 2008 से 12 के बीच में हुआ था। उसमें तो मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का खुद मेंबर भी था जेएनयू में, और मैं भी उसमें शामिल भी हुआ था। तो ये दोनों को हमने डिग्री दिया हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी ने। लेकिन ये मैं बता दूं कि पुतिन का जो बैकग्राउंड रहा है प्राइमरी सिक्योरिटी बैकग्राउंड रहा है। तो वो सिक्योरिटी के जो नुआंसेस होते हैं कि, और उनको जर्मनी के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्म, वो जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं और वहाँ पे चूंकि काफी दिनों तक काम किया है। उनकी तो मेरा ख्याल है पहली नौकरी शायद वहां थी, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में भी आया कि काफी कुशल व्यक्ति हैं वो, ऐसा कहा जाता है। जी, चूंकि जो आप जानते हैं कि जर्मनी सोवियत यूनियन के टाइम पे डिवाइडेड था। जो ईस्टर्न इलाका था बर्लिन का, वहां पे वॉल था, आप जानते हैं वॉल, सच में वॉल था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में। तो 1989 में उस वॉल को गिराया जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म होता है। तो उससे पहले वो वहां पे पोस्टेड थे और उसके बाद भी थे। और वो चूंकि जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बर्लिन का एरिया जो था वो सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उनकी शुरुआत वहीं से होती है। और भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अगर इस ढंग का इंपॉर्टेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप या उनका ट्रस्ट होना जरूरी था। तो उनकी शुरुआत वहीं से होती है और जर्मनी के बारे में उनकी बड़ी अच्छी जानकारी है। और आप एक चीज जो कि हम लोग कई बार अपने देश में इस चीज को नहीं समझते हैं, अभी भी मैं बता दूं, और ये कोई नई बात नहीं है, हिस्टोरिकल पीरियड से आप देखेंगे कि जार जो जारीना बहुत सारे जो होते थे, उनकी शादियां या वो कहाँ से आते थे, तो वो जर्मनी से बहुत सारे आते थे। तो जर्मनी और रूस में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं हिस्टोरिकली, जार के पीरियड से। और बिल्कुल, मतलब ब्रिटेन के राजवंश और फिर जर्मन राजवंश और रूसी राजवंश, इनके तो प्रगाढ़ संबंध है। जी, इनफैक्ट रूस में आप देखेंगे उनके, अगर आप कभी आपको विंटर पैलेस अगर जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। कि विंटर पैलेस जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, वो एक म्यूजियम है आज के टाइम पे, लेकिन वहीं पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था।
तो वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब वहां पे जो जर्मन के बहुत सारे जो रूलर्स थे, उन्होंने अपनी प्रिंसेस या अपने डॉटर्स को किस ढंग से यहाँ पे भेजा, और उनसे उनके बीच में कैसे शादियां होती थी। और जार और जो जर्मनी के जो रूलर थे, जो जारिस्ट रूलर थे रूस के और वहाँ के जर्मन, उनमें काफी अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो जो वहाँ के जो दूसरे प्रोटेस्टेंट फ्रांस के या जो इंग्लैंड के थे, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे, और एक तरह से विरोध भी था आपस में। दोनों क्रिश्चियन थे, लेकिन आप जानते हैं कि रशिया में जो क्रिश्चियनिटी है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, जो कि यूरोपियन कंट्री, ज्यादातर यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से अलग है, कैथोलिक से भी अलग है और प्रोटेस्टेंट से भी अलग है, ग्रीक से मिलता जुलता है, और सर्बिया में जो है उससे मिलता जुलता है। इसी कारण से वो अपने आप को स्लाविक भी बोलते हैं। और एक अलग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन जो है वो उसका माना जाता है कि कीव में और फिर जो 3 देश हैं वो एक ही तरह का रिलीजियस टर्म्स में एक ही तरह का पॉपुलेशन है, वो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस, 3 देश। इसीलिए रूस कभी भी यूक्रेन को अलग नहीं मानता है। हाँ, उसको अभी लगता है, पुतिन ने कह ही दिया है कि देश कभी नहीं था अलग वो। जी, अभी जो पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था, अभी जो उन्होंने स्पीच दिया था, जो रिकॉग्निशन अभी दिया है दनिएस्क और लुहांस्क का जो एरिया है उसको, उसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि जो यूक्रेन का इलाका है उसको रूस बिल्कुल अलग नहीं मानता है। उसको अभी भी आप जो टर्म्स यूज करते हैं पुतिन, एक पहले भी 2021 में आर्टिकल लिखा था जो कि क्रेमलिन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें वो बोलते हैं कि रूस का जो यूक्रेन जो है, यूक्रेन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है बॉर्डरलैंड, तो ये रूस का एक तरह से बॉर्डरलैंड होता है। और जो रूस और यूक्रेन और बेलारूस, इन 3 जो वहां पे इनका ओरिजिन माना जाता है वो है कीव में, कीव जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, और ये 861 ईस्वी में इनका ओरिजिन होता है, और रूरी के एक रूलर थे, वहां से उसकी शुरुआत मानी हाँ, जाती है। बेसिकली जब रूस, मतलब मैंने जितना पढ़ा कि 6ठी शताब्दी में रूस और यूक्रेन वगैरह जब ये एक थे, तो कीव इनफैक्ट इन सबकी राजधानी थी, जी कभी एक ही हिस्सा थे। जी जी, बिल्कुल वहीं से उनकी शुरुआत होती है। 861 ईस्वी के आसपास माना जाता है उसकी शुरुआत, तो वहां से शुरुआत होती है। बाद में यूक्रेन का जो एरिया है वो हिस्टोरिकली देखेंगे तो डिवाइडेड रहा है। यूक्रेन अभी जो आप देख रहे हैं वो उसको जारिस्ट ने कुछ कैप्चर करके यूक्रेन बनाया है, और कुछ बाद में स्टालिन ने भी कैप्चर किया है। जो ईस्टर्न इलाका है आप जानते हैं कि वो रूस का हिस्सा, क्राइमिया पहले से ही हमेशा यूक्रेन का इलाका वो जो रूस का था, उसको 1954 में क्रुश्चेव जो कि सोवियत यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ही कंट्री था, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करते हुए वो एरिया उनको दे दिया था। और जो वेस्टर्न इलाका है जो यूक्रेन का, तो वो उसमें कई देशों के हिस्से हैं, उसमें उसमें पोलैंड का है, उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी का है, और उसको मिला के जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय स्टालिन ने जब जर्मनी से एग्रीमेंट होता है, जर्मनी का एक हिस्सा पोलैंड को देते हैं, और पोलैंड अभी जो यूक्रेन का जो एक हिस्सा है वेस्टर्न इलाका, वो उसको मिला के यूक्रेन बनाते हैं। तो यूक्रेन का हिस्सा एक तरह से हिस्टोरिकली भी काफी डिवाइडेड रहा है, उसमें पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तीनों के हिस्से हैं, और प्लस एक हिस्सा जो है वो रूस का है, जिसको कि अभी पुतिन बोल रहे हैं कि रूस जो स्टेट है यूक्रेन का उसको रूस ने बनाया है। उसका कारण यही है कि हिस्टोरिकली जो रूस के रूलर्स हैं उन्होंने ही उसको इंटीग्रेट किया है। जो क्राइमिया का इलाका है, ये बता दूं कि उसमें ऑटोमन भी पहले थे, उसको जो जारीना थी, कैथरीन मुझे नाम है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उन्होंने उसको रूस में मिलाया था। तो यूक्रेन का इसी कारण से वहां पे ये जो रूसी लोग हैं वो हिस्टोरिकल क्लेम करते हैं कि यूक्रेन उन्होंने बनाया है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बस 1 मिनट में बता दूं कि जो 1991 में जो इंडिपेंडेंट जब होते हैं ये सारे स्टेट, तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं, जो सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं। तो उस समय जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था 1991 में, वो येल्सिन जो कि रूस के शासक थे उसमें, और बेलारूस और यूक्रेन के रूलर के बीच में, क्योंकि ये कोर कंट्री थे, ये तीनों एक तरह के कंट्री थे, और इसलिए तीनों बीच में एग्रीमेंट होता है, और तभी जाके एक तरह से रूस का विघटन शांतिपूर्ण अच्छा, होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन के जो 15 देश कुल थे, उनमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन ये प्रमुख थे। ये कोर थे, क्योंकि ये स्लाविक पॉपुलेशन था, और जो जी। सेंट्रल एशिया का जो पॉपुलेशन है आप जानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया अलग है, वो इस्लामिक कंट्रीज थे पहले, उसको कई पहले जार ने कुछ मिलाया, फिर बाद में सोवियत हाँ, यूनियन मतलब नस्ल के तौर पर वो
एका नहीं है जो जी। एका बेलारूस, यूक्रेन और रूस के लोगों में दिखता है, और जी। यही एक बड़ा कारण है जो आज जी। का कॉन्फ्लिक्ट है उसके आधार में। जी। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था लेकिन कि जो जर्मनी है, जब वहां पर वो दीवार टूटती है, उस वक्त पुतिन वहीं मौजूद है, जर्मन एम्बेसी में। तो एक किस्सा सुनने में भी आता है कि दीवार टूटने के बाद बहुत सारे लोग जर्मन एम्बेसी को घेरने पहुंच गए और कोई सिक्योरिटी बची नहीं थी, तो पुतिन वहां मौजूद थे। तो वो खुद बाहर निकले, निहत्थे थे, लेकिन उन्होंने भीड़ को ये कहकर रोका कि हमारे पास हथियारबंद लोग हैं, हम आप पर गोली चलवा सकते हैं, आप अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिए। और इतनी देर में सारे जो गोपनीय दस्तावेज थे वो जलाए गए, क्योंकि वो लोगों के हाथ पड़ जाएं, ये ज्यादा बुरा होता। तो मैंने सुना कि यहाँ से पुतिन की जो बहादुरी है वो रेखांकित हो जाती है। मालूम पड़ता है कि एक आदमी किसी विदेशी भूमि पर खड़ा होकर लोगों से निहत्थे की टक्कर ले रहा था। फिर वो लौटते हैं और सोवियत विघटन हो रहा है 2-1 साल बाद ही उस घटना के। वो ये कहते हैं, जो मैंने सुना, कि वो इसको एक ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी कहकर बुलाते हैं। तो उन्होंने जी। अपने सामने बर्लिन की दीवार टूटती देखी, जो कभी नहीं चाहता था सोवियत यूनियन। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से इतने बड़े यूनियन का विघटन हो गया। फिर जब वो 2-3 साल बाद लौटते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और क्या मैं सही हूँ आप बताइएगा, कि उनके जो सपनों में है पुतिन के, स्वर्णिम इतिहास है सोवियत यूनियन का। और शायद आज जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनके बैकग्राउंड में भी उन पुराने सुनहरे दिनों को लौटा लेने की चाहत है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तो रूस कई बार जा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे मैं कई महीने भी रहा हूँ। तो मैं ये तो बता दूं कि रूस में की जो जनता है, खासकर जो बच्चे नहीं है, जो 1991 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मिडिल एज हैं हमारे तरह के, या फिर जो 50 के ऊपर के वो लोग हैं जो थोड़े से एजेड हैं, तो उनको लगता है कि सोवियत यूनियन का जो विघटन था ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी। जी। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो येल्त्सिन ने किया था, यह सोच के कि रूस भी उसी ढंग से इमर्ज करेगा, डेवलप करेगा, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज बाकी हैं वो करते हैं, वो कर रहे थे। लेकिन वेस्ट ने कभी भी रूस को अपना नहीं समझा, रूस को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, रूस की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तोड़ने की कोशिश की, रूस की जो सिक्योरिटी थी, जैसे कि यूक्रेन में रेजिम चेंज करवाने की कोशिश की, यानुकोविच की सरकार थी 2004 में, तो वहां पे ऑरेंज रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की। तो जो वादा किया गया था रूस के साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था, उस वादे पे वेस्टर्न कंट्रीज टिके नहीं रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसी कारण से लोगों को बाद में चल के 1990 के दशक के बाद, 90 का दशक एक होप का भी था, कि उनको लगता था कि शायद अभी क्राइसिस का फेज है, लेकिन इस क्राइसिस से हम निकल के हम भी बिल्कुल इंग्लैंड जर्मनी की तरह से हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बल्कि रूस से जो ब्रेन ड्रेन है वो होना शुरू हुआ। यहाँ के जो बिल्कुल। न्यूक्लियर साइंटिस्ट और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, वो क्योंकि सोवियत यूनियन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी डेवलप थी, तो ये सारे साइंटिस्ट दूसरे देशों में भागना शुरू किए। IMF, वर्ल्ड बैंक पैसा क्या देगा, यहाँ से जो माफिया थे ये दूसरे देशों में पैसा भेजना शुरू कर दिए। तो रूस की स्थिति काफी खराब हो गई थी, और इसी कारण से बाद में चल के एक स्टेटमेंट दिया था पुतिन ने कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था। और क्योंकि इनको अब लगने लगा था कि ये जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका, ये कभी नहीं रूस को एक बराबरी का हिस्सा, बराबरी का दावेदार मानेगा, और बराबरी तो छोड़िए, इसको हमेशा परेशान करने की कोशिश करेगा नेटो के माध्यम से, इसको इकोनॉमिकली कंटेन करके, या फिर जो जिस ढंग की पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की होनी चाहिए उसको रोक के, सर्बिया पे जिस ढंग से अटैक किया, कोसोवो को जैसे 2008 में रिकॉग्नाइज किया, नेटो का जैसा एक्सपेंशन किया, तो इनको लगने लगा कि हमें रूस को ये बिल्कुल परेशान करना चाहते हैं। मतलब उन्हें ये लगा कि 90 में हमने वो बातें मान ली जो वेस्ट चाहता था, लेकिन उसके बाद भी हमें वो सब नहीं मिला जो टेबल पे वादे किए गए थे। और लोगों के अंदर जो था कि भाई, उनकी लोगों की तो जेबें फटी हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, तो वो भी कभी सिली नहीं गई। वेस्ट ने जिस तरह का भी मतलब यूरोप आपस में एकजुट होता है, वैसा रशिया के साथ नहीं किया कि आइए चलिए अब सब झगड़े खत्म हो गए इतनी लंबी कोल्ड वॉर के बाद, तो साथ में मिलके प्रगति करते हैं, ऐसा हुआ नहीं। और नेटो के साथ भी मैंने देखा कि गठबंधन हुए, मतलब एक तरह संधि हुई, सॉरी, लेकिन फिर भी नेटो लगातार बढ़ता रहा और यहाँ तक कि रूस की सीमा तक आ गया। जी। तो एक धोखे का एहसास था। जी, एक तरह से बिट्रेयल था, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था, एक हार्डकोर सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन था। एक चूंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो आपके ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं ये बढ़ने शुरू होते हैं,
तो उनको लगने लगा कि आखिर मैं क्यों अमेरिका की और जो फ्रांस है और इंग्लैंड की बातों के पीछे पीछे चलूं। तो क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई थी, रूस में पॉपुलेशन भी है, और रूस में जानते हैं कि रिसोर्सेस अभी लार्जेस्ट टेरिटरी है पूरे वर्ल्ड का, और रिसोर्सेस काफी ज्यादा है। हाँ, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, लोग जी कम है, जगह ज्यादा। जी। तो वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंट देश के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अमेरिका उसको एक तरह से गैस स्टेशन बोलता था। एक मैकेन अमेरिका के रिपब्लिकन लीडर थे, जॉन मैकेन, उनका जॉन देहांत मैकेन, हाँ हाँ जी, बिल्कुल। उनका देहांत हो गया। तो उसको वो बोलते थे कि रशिया इज नथिंग बट ए गैस स्टेशन। अब समझिए कि जो चांद पे आदमी भेज चुका है, जो अंतरिक्ष उसको में जा आप चुका इतना है, नीचे मिलिट्री लाकर, हाँ, टेक्नोलॉजी है, इस तरह सपोर्ट कर, रिसोर्सेस इतने हैं, और जो कि एक प्राउड नेशन है, तो उसको आप अगर एक गैस स्टेशन में के रूप में ट्रीट करने लगेंगे, तो फिर उन देश वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अमेरिका और जो अमेरिकन मीडिया है वो इस चीज को नहीं समझती और इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो अभी जो पुतिन पॉपुलर है, उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि वेस्टर्न पॉलिसी, क्योंकि उनको लगा कि पुतिन ही सही आदमी है जो कि जवाब दे रहा है, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न पॉलिसी है, क्योंकि दूसरा जो है वो जवाब नहीं दे पाएगा। हमें उसी ढंग का स्ट्रॉन्ग एक लीडर चाहिए, और उसकी पॉलिसी को इसलिए लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। और मैं ये बता दूं कि पुतिन का आज के समय में जो अंदरूनी राजनीति है वहां पे कोई भी चैलेंज नहीं है। भले ही वेस्टर्न कंट्रीज नवाल्नी की बात करे, अलेक्सेई नवाल्नी जो कि एक लीडर है, लेकिन रूस में उसको कोई नहीं मानता है। वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चेहरा है जिसको कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उनका 1% भी सपोर्ट नहीं है वहां पे। अच्छा, लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन आप अगर इकोनॉमिस्ट पढ़ेंगे या जो वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे और रूस को अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप कई बार इस चीज को मान रहे हैं कि अरे रूस तो वहां तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सच में उनको सपोर्ट नहीं है। और लेकिन इसके रूस पीछे पुतिन की लोकप्रियता है, या फिर उन आरोपों में दम है कि पुतिन अपने दुश्मनों को किसी ना किसी तरह तो ठिकाने लगा ही देता है? देखिए, पुतिन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में तेज है। ही इज ए मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस ढंग से उन्होंने, आपने देखा कि पहले जॉर्जिया में इंटरवीन किया, उसके बाद उन्होंने क्राइमिया में किया, यूक्रेन में किया, और बाद में सीरिया में किया। हम लोग तीनों कभी भी इन तीनों जो इंटरवेंशंस हुए थे उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। सीरिया में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि लगने लगा था कि आखिर रूस क्यों वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, रूस किस ढंग से इतना पावरफुल, किस ढंग से असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है, उनको पता है कि किस ढंग से रूस को, रूस की पॉलिसी को कहाँ पे हम इंटरवीन करें, कहाँ पे विड्रॉ करें, और कहाँ पे हम साइलेंट रहें। और उनको वेस्टर्न कंट्रीज की मजबूरी पता है, उनको अमेरिका की मजबूरी पता है, क्योंकि ये सारे देश आज के समय में ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, और ये अपनी आर्मीज को दूसरे देश में दूसरों के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका के अगर 10 सैनिक अगर मर गए तो वहां पे हंगामा होने लगता है कि हमारे सैनिक अफगानिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, इराक में क्या कर रहे हैं। तो ये जो इनकी, तो वहां पे जो एक डोमेस्टिक प्रेशर है इस ढंग का, हमें दूसरे देशों में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे देशों, तो वो जो एक इंपीरियल ओवरस्ट्रेच इसको बोला जाता है कि जो एम्पायर जब काफी ज्यादा फैल जाता है तो उसके बाद वो उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो एक तरह से अमेरिका के साथ भी वही स्थिति, हेजेमोनिक ट्रैप है जिसमें कि अमेरिका फंस गया है और उसको पता नहीं है कि कैसे निकलना है। तो अफगानिस्तान में कभी आता है, कभी इराक में आता है, कभी सीरिया में आता है, कभी भारत प्रशांत महासागर में आता है, और वहां पे भी उसकी आप तीनों जगह, चारों जगहों पे आप देखते हैं कहीं भी पॉलिसी सक्सीड नहीं कर रही है। इसके बावजूद भी, लेकिन चूंकि आपको एक तरह से इमेज और प्रोपेगेंडा आपको बना के रखना है, तो अमेरिका दिखाने की कोशिश करता है कि वो सब तो ठीक ही बात है, उस पर भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने जी। पूछा था आपसे कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जी उसमें पुतिन बहुत साफ सुथरे तो नहीं है ना। आप नवाल्नी की बात कर रहे थे, गैरी कस्परोव का नाम भी आया पिछले कुछ दिनों में, और भी बहुत सारी चीजें हुई। उनका अपना चुनाव था जिसके बाद वो आंखों में आंसू लिए बड़े ग्रेटिट्यूड से खड़े थे। तो लोगों ने तो तब भी कहा कि भाई चुनाव में धांधली हो रही है और अब बदलाव आना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है, आप भी बताइए। देखिए 25 साल में एक नेता ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। एक और जी, एक और कारण है जो कि मैं बताना शायद पहले भूल गया था कि पुतिन क्यों रूस में पॉपुलर होता है। उसका एक प्रमुख कारण था कि वहां पे जो ओलिगार्क है, वो ओलिगार्क जो कि पॉलिटिकली एम्बिशियस हो गए थे। वहां की 2000 के समय में सबसे बड़ी कंपनी जो होती थी वो होता था वहां पे यूकॉस नाम की कंपनी, जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है। और यूकॉस के जो लीडर थे खोदरोवस्की थे, और उन्होंने वो चाहते, वो चूंकि उनको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट प्राप्त था, तो वो पुतिन को चैलेंज करने लगे थे
तो खोदरकोव्स्की को पुतिन ने जेल में भेजा और उस कई ओलिगार्क जो कि 1990 के दशक में एक तरह से माफिया थे, माफिया से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, तो उनको उन्होंने ओलिगार्क को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन ये बात सच है कि सारे ओलिगार्क वहां से खत्म नहीं हुए। जो पुतिन को विरोध करने की कोशिश कर रहे थे उनको जेल भेजा गया। कई बार कुछ ओलिगार्क ऐसे भी थे जिनको कि वहां पे जेल नहीं भेजा गया। लेकिन पुतिन की पॉपुलैरिटी का एक ये भी प्रमुख कारण था क्योंकि वो जो पहले माफिया रूल चल रहा था 1990 के दशक में, वो उन्होंने खत्म किया था और उसके बाद वो पॉपुलर हुए थे। और दूसरा सवाल जो आपका है कि वो ये भी है कि वो इलेक्शन जैसे चलता है। ये बात सच है कि वहां पे इलेक्शन में वन पार्टी डोमिनेंट पार्टी है अभी, वो है यूनाइटेड रशिया पार्टी, और वो पुतिन की सपोर्टेड पार्टी है और वही ड्यूमा में उसके मैक्सिमम सीट है। हालांकि वहां पे दूसरी पार्टीज भी हैं। चीन के तरह का वो वन पार्टी सिस्टम नहीं है। नहीं है। हाँ, लोगों को बहुत कम पता है इस बारे में जी। चीन की तो तरह वहां नहीं पे ड्यूमा जो कि वहां का पार्लियामेंट है, संसद है जी। वहां पे तो वहां पे यूनाइटेड रशिया पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। पुतिन टेक्निकली उसके मेंबर नहीं है लेकिन वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास वहां बहुत ही ज्यादा पावर है रूस में। और रूस का जो सिस्टम बोला जाता है उसको सुपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम माना जाता है। तो केवल उनको वो केवल पॉपुलर ही नहीं है, उनको चूंकि यूनाइटेड रशिया पार्टी जो मेन पार्टी है उसका सपोर्ट प्राप्त है, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी मतलब वहां का जो संविधान है उसमें भी उनको बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं, जिसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस ढंग के पावर्स पार्लियामेंट को भी भंग कर सकते हैं, बहुत सारे, और डिक्री के पावर है। तो इस ढंग के जो पावर्स हैं उसके कारण से प्रेसिडेंट तो एक तरह के तानाशाह है ना वो। तो ये तो नहीं माना जा सकता कि वो एकदम एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। देखिए वहां का जो सिस्टम है वो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, इसमें कोई जिसको उन्होंने भी बहुत हद तक अपने ढंग से शेप किया। जी बिल्कुल। उसमें जी इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे अगर जिस ढंग की सिविल सोसाइटी इमर्ज कर सकती थी, या जो कि जो विरोधी दल जिस ढंग से पावरफुल इमर्ज कर सकते थे, उसको कहीं ना कहीं रोका गया है। क्योंकि वहां का जो मीडिया है, आप जानते हैं कि कई देशों में ये समस्या चल रही है कि मीडिया अभी स्टेट कंट्रोल हो गया है। स्टेट ओन्ड मीडिया जी, और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी भी वहां पे जो स्टेट है वहां का उसका कंट्रोल है। और हालांकि जो प्रिंट है उसमें वहां पे डिसेंट है, वो चीन तरह का सिस्टम नहीं है। तो वहां पे पुतिन का भी क्रिटिसिज्म होता है, और मैंने देखा है, पढ़ा है वहां पे कि उसकी नीतियों को, खासकर जो डोमेस्टिक पॉलिसी की नीति है उसको वहां पे विरोध करते हैं। अच्छा, और प्रिंट में? जी, प्रिंट में थोड़ी सी लिबर्टी है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो या तो चूंकि डर से या उनको सपोर्ट मिलता है स्टेट का, तो उस कारण से वहां पे ये सारे जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है। और सिविल सोसाइटी, आप जानते हैं कि वहां पे कोई भी विदेशी अगर एनजीओ वहां पे काम करना चाहता है तो उसको फॉरेन एजेंट के रूप में एक लॉ बनाया गया था, पुतिन ने बनाया था। तो फॉरेन एजेंट लॉ के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। तो उस ढंग से सिविल सोसाइटी जो इमर्ज करना चाहिए, जो कि वहां जो दूसरे देशों में कर सकता था या किया है, उस ढंग से वहां पे इमर्ज नहीं किया है। और वहां पे जो विरोधी दल है वो वहां पे पावरफुल नहीं है। हालांकि कई विरोधी दल हैं, एक दो नहीं, कई विरोधी दल हैं जो कि ड्यूमा में उनके रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शक्तिशाली नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पे वो उनको लगभग 11% 12% वोट मिलता है, लेकिन वो भी पुतिन के को ही फॉलो करते हैं, उनका कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी उस ढंग से नहीं है। तो इस कारण से एक तरह से तानाशाही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप वहां रहे हैं जी, तो आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी होंगे शायद वहां की पार्टीज, नेताओं, या कहीं आप कॉलेजेस में जब देखते होंगे, तो वो मैं चाहूंगा वो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पे तो ठीक है, लेकिन जब आप वहां पर थे तो क्या देखते समझते रहे? देखिए, सोवियत यूनियन, मैं तो 2001 से 2001 या 2 से मेरी यात्रा शुरू होती है वहां पे। और मैं वहां पे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि वहां का सबसे अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट तो वहां पे पहले थे नहीं, तो वहां पे स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में कई महीने वहां पे रहा हूँ, 3-4 महीने वहां के हॉस्टल में भी रहा हूँ। और वहां पे मैंने क्लास भी पढ़ाया, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने क्लासेस भी कुछ पढ़ाए थे उस समय जब मैं गया था। उसके बाद मैं चूंकि रूस पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी हमारे विश्वविद्यालय में भी कोर्सेज पढ़ाता हूँ विदेश नीति पे, रूस की विदेश नीति पे भी पढ़ाता हूँ। तो मैं वहाँ पे रेगुलरली उसके बाद विजिट भी किया हूँ, कई बार वहाँ पे गया हूँ। तो मेरा अनुभव यह है कि वहाँ पे जो अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले भी लेक्चर दे रहा था मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो मैं बच्चों से बात करता हूँ या वहाँ पे जो प्रोफेसर से बात करता हूँ, तो वहाँ पे ज्यादातर बच्चे तो पुतिन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं
जो कि पुतिन के पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं क्लासरूम में। हाँ जी। और वहाँ पे कुछ ये भी हैं जो प्रोफेसर हैं, उनसे भी बात करता हूँ, तो वो भी पुतिन के विरोध में लिखते भी हैं, और वो ये भी लिखते हैं कि एक तानाशाही सिस्टम है और इसको खुलना चाहिए, इस ढंग की बात भी लिखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अगर थोड़े से ज्यादा उम्र दराज लोगों से बात करेंगे तो उनको लगता है कि सोवियत यूनियन का विघटन जो था इसको अमेरिका ने करवाया है। और वो देखिए वो क्या चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी, क्योंकि सोवियत यूनियन के समय में जो भी पढ़ता था उसको जॉब गारंटीड था कि आप जैसे बीए की डिग्री पास करते हैं तो आपको एक तरह से जॉब दे दिया जाता था। तो सोशल सिक्योरिटी उस समय क्या चाहते हैं, जॉब की सिक्योरिटी सोवियत यूनियन का चाहते हैं, और जो अभी जो थोड़ा पॉलिटिकल फ्रीडम है वो अभी वाला चाहते हैं। तो वो दोनों सिस्टम को कंबाइन करके एक तरह से वो क्रिएट करना चाहते हैं, हालांकि वो संभव नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि ज्यादातर लीडर वहाँ पे जिनसे मेरी बातचीत हुई है, या ज्यादातर प्रोफेसर जो हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो ये कभी नहीं मानते हैं कि पुतिन सोवियत यूनियन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल ये बोलते हैं कि सोवियत अभी जो रूस है वह अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो जो उसके डायस्पोरा है, क्योंकि सोवियत यूनियन के समय बहुत सारे रूसी लोग बगल के देशों में अभी जो इंडिपेंडेंट हो गए वहां पे जाकर रहते हैं, जैसे कजाकिस्तान में 20% है, इस्टोनिया में 20% है, लाटविया में है 20%, लिथुआनिया में है 5%, तो यूक्रेन में 25% के आसपास है। रूसी डायस्पोरा जो है वो सारे देशों में है। तो वहां पे रूसी डायस्पोरा पे कभी भी अगर अतिक्रमण होता है स्टेट के द्वारा तो वो वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कोई भी रूलर, मैं ये बता दूं कि रूस में कोई भी रूलर आ जाए, पुतिन रहे या नहीं रहे, वो वहां पे नहीं टिक पाएगा अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो, क्योंकि उसको लेके बहुत सेंसिटिव है वो। और उनको लगता है कि चूंकि विघटन वेस्टर्न कंट्रीज ने करवाया था, सोवियत यूनियन का बहुत दबाव बनाया था, तो इसलिए अब हमको हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारे लोगों को जो डायस्पोरा है, रशियन डायस्पोरा, उसको प्रोटेक्ट करें। और दिक्कत ये हो रहा है कि इन सारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे कजाकिस्तान में हो या फिर इस्टोनिया में हो या फिर लाटविया में हो या यूक्रेन में, वहां पे एक रिवर्स नेशनलाइजेशन हो रहा है, जिसमें कि जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जा रहा है और रशियन लैंग्वेज को दबाने की कोशिश हो रही है। इस्टोनिया में भी यही हो रहा है, टू एन एक्सटेंट कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का देश है वहां पे भी यही हो रहा है। तो इस कारण से वहां पे एक तरह से लोगों में खौफ है, रूसी लोगों में, कि ये नहीं होना चाहिए। आपको इनके जो राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक राइट, कल्चरल राइट्स, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन देना चाहिए। जी। अच्छा, तो जब आप वहां थे इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो अजीब लगा आपने जो कहा, मुझे जानकारी नहीं थी कि प्रिंट में अभी भी खुलकर पुतिन के खिलाफ या यूनिवर्सिटीज में बात होती है, क्योंकि हमें भी खुल के तो नहीं, लेकिन एक तरीके से वहां पे लिखा जाता है। वहां पुतिन की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जैसे पेंशन रिफॉर्म है, उसके विरोध में लिखा जाता है। लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज हैं जैसे यूक्रेन को लेके, तो वो केयरफुल होते हैं, तो उसमें वो क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, तो हमें लगता है कि एक रहस्यमयी देश है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। जी। लेकिन क्या पुतिन का कोई इनर सर्कल भी है जिसके बूते वो इतने बड़े देश पर राज करते हैं? कोई विश्वस्त लोग होंगे, उनके भी टीम होगी उनके पास जो उनके काम करती है। देखिए, एक चीज जो मुझे समझ में आता है, रूस को ही देख के नहीं, अमेरिका को देख के या फिर जो सेंट्रल एशिया के दूसरे देश हैं उनको, चीन को देख के, मुझे जो लगता है कि कोई भी जो डिक्टेटरशिप होता है वो एक इंस्टीट्यूशन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, वो है केजीबी, मतलब वो जो सिक्योरिटी एजेंसी। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी वगैरह। वो जो अपना तंत्र चलाते हैं, वो जो खुफिया तंत्र और प्लस जो उसके सिक्योरिटी यानी कि पुलिस वाले या आर्मी वाले जो पर्सनल होते हैं, तो उन पे वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई विरोध करने की कोशिश करेगा तो उसके पीछे खुफिया एजेंसी को लगा देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर से निकालेंगे और उसको फिर दबाने की कोशिश करेंगे। तो साथ पुतिन भी ऐसा ही, पुतिन के साथ भी ऐसा है। उनका अपना एक सिक्योरिटी काउंसिल है, आप जानते हैं, इंटरनल, जो सिक्योरिटी इश्यूज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना एक उनका एक क्लोज सर्किल है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पुतिन का उस पर डिपेंडेंस, जो एफएसबी के लोग हैं या जो दूसरे सिक्योरिटी के एजेंसीज हैं, उस पे वो डिपेंड जरूर करते हैं। और उन्हीं का सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी जो स्पीच दिया है, पुतिन ने दिया था 2 दिन पहले, तो उससे पहले उनकी मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल में होती है। उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उसमें लाव्रोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं वो होते हैं, और मिनिस्टर होते हैं, तो और उसमें ड्यूमा के भी मेंबर होते हैं। तो ये सारे मेंबर्स उसमें होते हैं और ये उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं उन पे, जी बिल्कुल, उस पे डिपेंड करता हूँ। तो कोई अपोजिशन नहीं दिखता है सामने आपको? मतलब एक तो मैं यही जानना चाह रहा था इसके बाद कि इनर सर्कल में कोई व्यक्ति हो जिसको आपको लगता हो कि सक्सेसर हो सकते हैं पुतिन के। 70 साल उम्र है, लगती नहीं है, भले बड़े स्पोर्टी हैं
और वो आउटलुक ऐसा रखते हैं, लेकिन 70 की उम्र है, और कितने दिन, 1 दशक देखिए, और 1.5 दशक और। मुझे तो लगता है नितिन जी कि अभी जो हुआ है यूक्रेन में, उसके बाद पुतिन की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी रूस में। बिल्कुल। क्योंकि जो आप वेस्ट की नजर से देखेंगे तो उल्टा आपको लगेगा कि वो बताएंगे कि नावाल्नी बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन कोई भी रूस का जो सच में एक्सपर्ट है और जो ऑब्जेक्टिवली वहां पे बोलने की कोशिश करेगा, प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं हुआ, तो वो यही बोलेगा कि नहीं, रूस और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा वहां पे। रूस पुतिन और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे रूस में। और एक और मुझे डर है कि चूंकि जो भी रूस के खुलने की संभावना थी, आर्थिक नीति हो या फिर जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हो या पॉलिटिकल ओपननेस की बात हो, तो अब और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका कंट्रोल वहां पे उस देश पे बढ़ने वाला है। और क्योंकि अब जानते हैं कि कोई भी वॉर होता है तो आर्मी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनका रोल बढ़ जाता है, तो और भी ज्यादा कंजर्वेटिव पॉलिसीज रूस में आने वाली है, और ये मुझे लगता है कि रूस के लिए ठीक नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, और आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रीडमैन का, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें पुतिन के हाथ से चीजें छूट रही हैं, और यही कारण है कि अब वो जैसे हम कहते हैं कि माँ भारती, भारत माता, ऐसे ही लग रहा है कि वो रूस जो मदरलैंड है उसके रक्षक के तौर पर अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइमिया के बाद अब वो जो कुछ भी यूक्रेन के साथ और कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। पुतिन जो है अब धीरे धीरे सीमाओं के बाहर कुछ एडवेंचर करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत सारे जो एक जो ऑपोजिशन को सप्रेस किया जाता है कई जगहों पे, आप जानते हैं कि टर्की में भी ऐसे हो रहा है, रूस में भी हो रहा है, चीन में तो होता ही रहता है, तो ये एक नीति है वहां पे जो कि बिल्कुल फॉलो किया जाता है। लेकिन वहां पे मदरलैंड नहीं बोलते हैं, वो रूसी अपने आप को फादरलैंड बोलते हैं। फादरलैंड, जी 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 जी। तो पैट्रियोटिज्म जो वहाँ पे है वो उसकी बात होती है। और और अपने जो वो जो नेशनलिज्म है वो 2-3 चीजों से डिराइव करते हैं। एक तो उनका अपना स्लाविक हिस्ट्री कल्चर है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, और उसके बाद वहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर में चूंकि लाखों लोग मर गए थे रूस के नौजवान, और उसके बाद से जो रूस का जो पॉपुलेशन है वो काफी डेमोग्राफी चेंज हो गया था। मैं बता दूं कि अभी भी आप रूस का देखेंगे डेमोग्राफी तो 56% के आसपास लगभग वुमेन होंगे और केवल 44% के आसपास मेन होंगे। क्यों? अच्छा। हाँ जी, उसका कारण यह है कि जो नौजवान लोग थे वर्ल्ड वॉर में काफी लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में मारे गए थे, और जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन था वहां पे वो वहां पे मर गए थे। उसके बाद से ही वहाँ डेमोग्राफिक डिसबैलेंस वहां पे शुरू हो गया था, और वो अभी तक उसका प्रभाव दिखता है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या वहां पे रूस में ज्यादा है मर्दों की संख्या में की तुलना में। तो अभी भी पुतिन जो है वो नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और नेशनलिज्म के सहारे वहां पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको एक तरह से वो प्रमोट भी कर रहे हैं, और वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का भी सहारा ले रहे हैं। रूस अभी भी एक तरह से पूरी तरह से सेकुलर कंट्री है, वहां पे धर्म के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अभी तक तो नहीं होता है। हालांकि वहां पे भी एक थ्रेट दिया जाता है कि वहां पे इस्लामिक पॉपुलेशन राइज कर रहा है, 11%, 12% ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पॉलिसी है वो अभी भी एक तरह से सेकुलर स्टेट वाली पॉलिसीज है, क्योंकि बहुत सारे उस चेचनिया में, दागिस्तान में, ये सारे एरिया जहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि वो राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं, और चूंकि राष्ट्रवाद अभी के समय में अमेरिका के विरोध में उससे लिंक हो गया है, तो जितना अमेरिका का विरोध करेंगे वहां का राष्ट्रवाद उतना ही ज्यादा उग्र होता जाएगा रूस का। जी। आप जब पुतिन के दिमाग में झांकते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो उनका थॉट प्रोसेस कहाँ से डिराइव होता है, या वो बहुत प्रैक्टिकल नेता है, जैसा जो हुआ वैसे हो जाते हैं? देखिए, वो मुझे प्रैक्टिकल तो लगते थे और एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी लगते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो रूस ने किया है यूक्रेन में, ये ओवरस्टेपिंग हुआ है। मतलब कि जो लिमिट है, लिमिट क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रूस को इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक तो कि रूस के जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, या फिर रूस में जो एक पुतिन का जो इमेज है, पुतिन अपने देश में तो पॉपुलर है, लेकिन दूसरे देश उसको, बहुत सारे देश जो है न्यूट्रल देश भी हैं, वो उसको ओपनली सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो भले ही चुप रह जाए, जैसे भारत की बात करें तो भारत भी चुप रहेगा, लेकिन ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता है। भारत कभी भी दनियस्क या लुहांस्क का एरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। चाइना तक नहीं कर रहा है।
चाइना तो कभी नहीं करेगा। चाइना और रूस में तो आप मान के चलिए कि अगले 5 से 6 महीनों में या उससे बाद एक संधि भी हो सकती है। अभी तक चीन और रूस के बीच में कोई भी सैन्य संधि, मिलिट्री अलायंस जिसकी हम बात करें जैसे नाटो है, उस ढंग की कोई भी संधि नहीं है। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को मान के चलें कि कुछ अगले महीनों में या एक इस ढंग की पॉलिटिक्स अगर मर्ज किया तो बहुत जल्दी चीन और रूस के बीच में इस ढंग की सैन्य संधि की भी संभावना है। भारत के लिए तो खराब चीज है। भारत के लिए बहुत ही खराब चीज है, और भारत के लिए खराब चीज इसलिए नहीं है कि उन दोनों के बीच में संधि होगी, ये तो है ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा यह भी है कि जो सारे अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं वो उलझ जाएंगे अब, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान पे आप बातचीत चल रहा था, ईरान का न्यूक्लियर इशू है, उसको लेके वियना में बातचीत चल रही थी। तो अब ईरान पे चूंकि रूस का प्रभाव बहुत ज्यादा है, अभी भी चीन का प्रभाव है, तो अब रूस चूंकि काफी रिजिड वहां पे एक स्टांस लेगा, काफी जो वेस्टर्न पॉलिसी है उसका विरोध करेगा, तो ईरान का मामला उलझ सकता है। और ईरान के साथ हमारे ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पे सैंक्शन है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका का विड्रॉल हुआ है, उसके बाद से वहां पे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा चीन का भी प्रभाव वहां पे बढ़ा है क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज नहीं, और वहां पे रूस और जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, CSTO के जो मेंबर हैं, उनका प्रभाव वहां पे है अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में। तो वहां पे भी अब मामला उलझेगा, और वहां पे रिजिड पोजीशन अगर रूस लेता है तो फिर वो अमेरिका और रूस के बीच में, तो कई जो इस ढंग के मामले इराक में, सीरिया में और लीबिया में इत्यादि कई देशों में आप देखेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मामले अब डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि रूस भी काफी टफ और एंटी अमेरिकन स्टांस वहां पे लेगा। और मुझे लगता है कि हम एक डार्क एज की ओर मूव कर रहे हैं, की ओर धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेसी, डेलिब्रेशन, लिबरल डेमोक्रेसी, ये सारे खतरे में आ सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि हम भारत के लिए भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन पुतिन के भारत का रुख क्या है? पुतिन का जो है भारत के प्रति रुख हम कैसा देखते हैं? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आप मुझे चाहें तो बाद में पूछ सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि रूस की जो पॉलिसी है भारत के लिए नहीं बदलेगी। अब देखिए, रूस के साथ में मजबूरी है। रूस के साथ मजबूरी क्या है कि अब आप वेस्टर्न कंट्रीज उसको सैंक्शन लगाएंगे, उस पर उसका विरोध करेंगे, तो रूस अपना एक ऑल्टरनेटिव अलायंस पार्टनर ढूंढेगा, पॉलिटिकल पार्टनर ढूंढेगा, एक ऐसे कंट्री को ढूंढेगा जहां पे वो इन्वेस्ट कर पाए या जहां से इन्वेस्टमेंट वो ले पाए। तो ये इन सारे चीजों में वो भारत के साथ रहेगा, और अपनी पॉलिसी रूस भारत को के मतलब प्रेसिडेंट पुतिन भारत के लिए अपनी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि चूंकि अमेरिका भारत पे भी दबाव बनाएगा कि वहां से इंपोर्ट नहीं करे, जो हम मिलिट्री जो डिफेंस इंपोर्ट करते हैं रूस से उसको कम करे S-400 पे, तो और फिर चूंकि स्विफ्ट जो कि बैंकिंग सिस्टम है उसको भी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री रोक लगाएंगे, तो फिर पेमेंट के इशू आएंगे। तो पेमेंट भारत और रूस में कैसे होंगे? बार्टर के माध्यम से होगा या फिर किसी थर्ड करेंसी में होगा? ये सारे चीजें भारत में दिखते होने वाली हैं। लेकिन चूंकि भारत ब्रिक्स का पार्टनर है, और ब्रिक्स में एक इस ढंग की बातें चल रही है कि जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं उसमें अब ट्रेड हो, तो मुझे लगता है कि रूस पहले से ही कोशिश कर रहा था और एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी डेवलप किया है और चीन के साथ मिलकर भी किया है, तो उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत सर क्वाड का भी तो पार्टनर है। जी, भारत क्वाड का भी पार्टनर है, लेकिन एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है भारत और रूस के बीच में कि रूस बोलता है भारत को कि हमारी संधि अगर चीन के साथ है तो वो इसलिए है क्योंकि हम वेस्ट ने हमें कॉर्नर किया है, और भारत इस चीज को समझता है। उतना स्पेस भारत रूस को देने के लिए तैयार है, और रूस भी भारत को यह स्पेस देने के लिए तैयार है कि भारत की मजबूरी है कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चीन के साथ है, पाकिस्तान के, यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि फिलहाल हमने इतनी बार देखा, अभी तो इमरान खान और पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी जिस तरह की चीजें हो रही हैं कि रूस ने भी पाकिस्तान की तरफ वैसा रवैया अपनाया है जैसा पहले नहीं था। बहुत क्लियर था रूस को लेकर, हमें पता था हमारा दोस्त है, पाकिस्तान का नहीं है। तो अब रूस पाकिस्तान की तरफ भी जा तो रही, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो है, तो ये हम कैसे माने कि पहले ऐसी दोस्ती रहेगी? देखिए, पाकिस्तान अभी चूंकि अमेरिका वहां पे उसको बिल्कुल ये नहीं दे रहा है, मतलब जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान जो ये देश हैं जो कि अमेरिका विरोधी देश हैं उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि चीन तो नंबर 1 है, लेकिन साथ साथ में वो जानता है कि रूस के साथ अगर उसकी मैत्री बढ़ती है तो वो भारत के विरोध में उसके लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, तो वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस बहुत केयरफुल है,
रूस केयरफुल है क्योंकि रूस के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, एक पुराना हिस्ट्री है, कल्चर है, एक अच्छे संबंध रहे हैं दोनों देश के बीच में। तो रूस भारत के कॉस्ट पे पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा। हाँ, ट्रेड अपने कुछ बढ़ा सकता है, लेकिन वहां पे दोस्ती या उस ढंग के क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, उसके सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है बेसिकली, वो तो उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और रिस्क लेना जी, और अगर आप सुखोई और S-400 दे रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी भारत किसके अगेंस्ट में यूज करेगा, तो हमेशा डर रहता है ना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान के ठीक है ट्रेड रिलेशन बहाल हो सकते हैं, कुछ संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारत के कॉस्ट में रूस इस ढंग का स्टेप नहीं लेगा, और उसको जो क्रिटिकल जो वेपन्स है उसका सप्लाई भी नहीं करेगा। और वैसे पुतिन की अगर मैं आपसे पूछूं इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि इतनी बेहतर नहीं है, होती तो जो उनके पड़ोसी हैं यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं जाना चाहते, रूस के साथ एसोसिएट होना चाहते। और जैसे बताया था, आज मैं थॉमस एल फ्रीडमैन का आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी अच्छी बातें उन्होंने उसमें कही है, तो वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, जो रूस की जो अभी पर कैपिटा इनकम है या इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है, वो डेफिनेटली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो खासकर वेस्ट यूरोप के कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, यूके इत्यादि, तो वहां से उसकी तुलना में, या फिर जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि, इस्टोनिया भी जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लाटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक स्टेट जो है, तो उनकी तुलना में रूस की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। इसमें सर मैंने सुना कि भारत की भी मतलब प्रति व्यक्ति आय रूस से ज्यादा है, भारतीयों की भी, ऐसा भी सुना मैंने। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उसमें अभी भी मुझे लगता है कि जो भारत है वो काफी कम है पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारी टोटल इकोनॉमी है लगभग $3.25 ट्रिलियन की, वो रूस से बड़ी है डेफिनेटली। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करूं तो वो तो रूस से काफी बड़ी है हमारी। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में भी जो $3 ट्रिलियन के आसपास जो हमारी इकोनॉमी है, तो 2.7 के आसपास बताया जाता है, तो वो रूस से निश्चित रूप से काफी बड़ी है। लेकिन जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है रूस में वो काफी एडवांस है। लेकिन आपने जो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की थी, तो मैं बता दूं कि रूस कोई आज के टाइम पे कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, लेकिन जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे, जैसे गैसप्रॉम है, गैस का जो मेन सप्लाई करता है, या फिर जो एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज हैं, या दूसरे जो मिनरल वाले इंडस्ट्री हैं, उसको पुतिन ने नेशनलाइज कर दिया था, और उससे माफिया वाले जो कंट्रोल थे उसको हटा दिया था। तो वो अभी भी एक तरह से स्टेट के कंट्रोल में क्रिटिकल इंडस्ट्री है, बाकी वहां पे सारा कुछ प्राइवेट है। और पुतिन ने दो चीज पे बहुत फोकस किया था 2008 के बाद से, एक है एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे और दूसरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस पे। तो इस कारण से ये दोनों सेक्टर, गैस का सेक्टर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर में रूस कई क्षेत्रों में अभी एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी बन गया है। तो इन तीनों क्षेत्रों में रूस की इकोनॉमी अभी अच्छी कर रही है, लेकिन सैंक्शन के कारण या फिर जो अभी जो कोविड का क्राइसिस है, इन सारे कारणों से रूस की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। सैंक्शन का इम्पैक्ट मैं बता दूं कि काफी ज्यादा नहीं पड़ा है। लोगों का मानना है कि वहां पे 0.5% से भी कम, यानी कि 0.25 या उस ढंग से सैंक्शन का वहां पे प्रभाव पड़ा था। तो सैंक्शन का प्रभाव ज्यादा नहीं है वहां पे। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है उनका कि गैस का प्राइस क्या है। अगर गैस का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है तो ऑटोमेटिकली रशियन इकोनॉमी प्रभावित होती है। और उसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितना रूस कर पाता है। कंज्यूमर सेक्टर वहां पे काफी डेवलप नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि रूसी कार भारत में आ रहे हैं या फिर रूसी फ्रिज भारत में आ रहे हैं। तो वो उसके लिए वो चीन पे डिपेंडेंट है, या कोरिया पे, जापान पे, या यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो वो सेक्टर वहां पे डेवलप नहीं है, लेकिन मिलिट्री, गैस, ये वाले सेक्टर वहां पे काफी डेवलप्ड। खैर, आप तो रूस घूमे हैं और आपने ज्यादा देखा भी है, तो मुझे तो यहाँ बैठ के, मतलब पर्सनली मैं बताऊं आपको, ऐसा एक मिस्टीरियस सा देश लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके मैं एक लाइन बोलूं? जी, आपने मिस्ट्री की बात की तो मुझे एक लाइन बोलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। तो देखिए 1939 में विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते थे, वर्ल्ड वॉर से पहले की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो उनसे पूछा गया कि रूस को कैसे आंकते हैं, रूस को कैसे समझते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मैं, आप अलाउ करें तो मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा। प्लीज। जी, तो उन्होंने बोला था कि रशिया इज ए रिडल wrapped in a mystery inside an enigma. Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. तो बहुत ही मिस्टीरियस है एक रशिया। और उन्होंने ये भी बोला था कि रूस को अगर समझना है कि रूस क्या करेगा,
तो उसको उसकी नेशनल इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसका नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है। अगर यही वेस्टर्न कंट्री रूस के नेशनल इंटरेस्ट को समझ लेते और यूक्रेन को अगर वो समझ लेते कि वो रूस पे उस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो आज यूक्रेन का बंटवारा नहीं होता। और इसी को समझने में मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जानबूझ के कई बार और कई बार अनदेखी करके भी, या कई बार उनका इग्नोरेंस कहिए, तो जिसके कारण से आज यूक्रेन का सच बात है, क्योंकि हमने देखा कि भाई आप लोग क्या चाहते थे, वेस्ट क्या चाहता था रूस से जितनी कोल्ड वॉर चली, वो बेसिकली कम्युनिस्ट रिजीम था जिसको वो हटाना चाहते थे। और अगर वो हटा है उस मायने में और सोवियत यूनियन टूटा है, तो ये देखना चाहिए कि ये इन्हीं लोगों के कारण ज्यादा हुआ है, मतलब जो रूसी हैं। तो बजाय उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के अचानक से 90 के बाद जिस तरह का रवैया नेटो ने अपना लिया, वेस्ट ने अपना लिया, तो लोगों को तो यही लगना था कि हम थोड़ा बहुत जैसे भी सही, इन्होंने जैसा कहा वैसा मान लिया, पर मानने के बाद क्या ही मिला? ये नेटो मिला या अमेरिका की नफरत मिली, और फिर रुपया पैसा भी नहीं बचा रूस के पास। मगर आप ये भी मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं कि आज रूस वैसा रूस नहीं है। पुतिन चाहे जैसे भी नेता हो, एक मजबूत रूस की तरफ तो जाता दिख रहा है ना, पूरा और ऐसा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, जो अब चीन था छोटे भाई की भूमिका से मुझे लगता है बड़े भाई की भूमिका में आना शुरू हो गया रूस के साथ, पर वो भी बहुत ताकतवर है, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बदलाव किए हैं। तो अगर मैं मॉडर्न रूस देखूं और मॉडर्न चाइना देखूं, और आप भी क्या इससे सहमत होंगे कि एक मजबूत कम्युनिस्ट मोर्चा उभर रहा है दुनिया में फिर से, भले ही वो इंटरनली कम्युनिस्ट नहीं है? नहीं, मैं इसको थोड़ा नितिन जी दूसरे तरीके से देखता हूँ। अभी जो कम्युनिस्ट के आने की संभावना नहीं है, मैं पहले बता दूं। और चीन जो है, चीन अपने आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। अपना वे ऑफ डेमोक्रेसी तो एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड लग रहा है। और उसके पहले खरीदार मुझे इमरान खान लग रहे हैं, खोल के कह भी दिया जी। तो मुझे जो डर है अभी कि सारे कंट्रीज को आप देखें, रूस की बात करूं, टर्की की बात करूं, या हंगरी की बात करूं, पोलैंड टू एन एक्सटेंट, या फिर जापान में भी जो कि लिबरल डेमोक्रेसी होता था, तो सारे देशों में, और सेंट्रल एशिया भरे हुए हैं, वेस्ट एशिया भरे हुए हैं, इन सारे देशों में आप देखेंगे कि ऑथोरिटेरियन लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं। और जो लिबरल डेमोक्रेसी था और एक जो उदारवादी जो एक सिस्टम था, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो या जो संस्थाओं पे आधारित जो सिस्टम है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चरमराते नजर आ रहा है। अमेरिका में देखा कि किस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया। तो चूंकि इकोनॉमिक एक जो उनका डिक्लाइन हुआ है या जो उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, तो इन सारे देशों में नेशनलिज्म के नाम पे जो इस ढंग के लीडर्स थे ये काफी पावरफुल हो गए हैं। तो कम्युनिस्ट को आता तो नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे मुझे दिख रहा है। और अभी जिस तरह का रवैया हमने जर्मनी का भी देखा, फ्रांस का भी देखा, ऐसा बिल्कुल लगा नहीं कि वो अब वैसे देश बचे हैं जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा, जो जर्मनी के नेवल चीफ थे, उन्होंने तो कह ही दिया कि पुतिन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, इस्तीफा दिया भले ही उसके। तो कुछ देश ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की लाइन से निकलकर रूस की तरफ जाने तो लगे, और चाइना की तो बात ही अलग है। खैर जी देखिए, नहीं, यूरोप में एक अभी है कि जो नेटो है वो यूनाइटेड नहीं है। पुतिन ने जो ये स्टेप लिया कि वहां पे यूक्रेन में अपनी आर्मी भेजी, पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम पे ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो आर्मी भेजी वो ये हिम्मत नहीं करते अगर नेटो यूनाइटेड होता। या नेटो अभी डिवाइडेड है, और उसमें आपने बोला तो दो देश हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव यूरोपियन कंट्रीज पे हो। ये अंदर की बात है, वो उसमें है जर्मनी और दूसरा फ्रांस, और टू एन एक्सटेंट हंगरी भी है, और कुछ दूसरे देश भी हैं, ग्रीस भी है, तो इटली भी के कुछ लोग भी हैं। तो इन सारे देशों में वो नहीं चाहते, उनका मानना है कि यूरोप की सिक्योरिटी अमेरिका से अलग भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी आपने देखा कि वो नेटो के कंट्री से पैसा मांगना शुरू कर दिए थे। वो बोले कि नेटो को जो जर्मनी है उससे पैसा मांगना शुरू कर देते, क्योंकि जर्मनी की अपनी आर्मी नहीं है। और जर्मनी आप जानते हैं कि ऑस्ट्रोपॉलिटिक्स के नाम में जाना जाता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ऑस्ट्रोपॉलिटिक्स का मतलब कि जो उनका ईस्ट का पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा ईस्ट के साथ रहा है, तो उनका एक वहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो वहां पे जो जर्मनी और फ्रांस खासकर है, वो नहीं चाहते हैं
कि नाटो के फोर्सेस रूस के बिल्कुल आमने सामने आए, क्योंकि वहां से उनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी, सिक्योरिटी प्रभावित होगी। इसीलिए वो यूक्रेन को वहां पे वो मेंबर भी कभी नहीं बनाना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी वो नहीं बोल रहे हैं कि वो जो उसके यूक्रेन लिए तो कोई सीरियस नहीं है। हमने पिछले पॉडकास्ट में इस पर बहुत बात भी की। जी जी बेसिकली मतलब बड़े बड़े कई पुराने एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, ये वेस्ट की बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं। आप जिन देशों को सीरियसली सपोर्ट करने मतलब चाहते भी नहीं, उन्हें अपने नेटो का मेंबर बनाते चले गए, जिम्मेदारियां लेते चले गए। और यूक्रेन जैसे देशों के साथ भी आप फ्लर्ट कर रहे हो, हम बना लेंगे, बना देंगे, अब नहीं तब बना देंगे। और उस चक्कर में आज इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, ना बनाया है और ना दिख रहा है। तो मुझे तो कई बार लगता है, और शायद आपको भी लगता हो, कई लोगों को लगता है कि पुतिन तो अब जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो भूमिका है गलतियों की, इस बड़े ब्लंडर की, ये तो वेस्ट की और अमेरिका की बनाई हुई है। जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका चाहता है कि वो कुछ पैसे देके अपना इन्फ्लुएंस पूरे देश पे कर ले, वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा के कर ले, तो वैसा नहीं होने वाला है। अमेरिका का जो कमिटमेंट है यूक्रेन को लेके काफी लो है, क्योंकि ना तो वो वहाँ पे पूरी तरह से उसको नाटो का मेंबर बनाना चाहता है, और ना ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक ये है वो भी अभी बात नहीं हो रही है कि उसको यूरोपियन यूनियन का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि 2014 में बात हुई, तो उसकी भी बात अभी नहीं हो रही है। और अगर और फाइनेंशियल हेल्प और मिलिट्री हेल्प वो थोड़े मोड़े देंगे, लेकिन उससे यूक्रेन की राजनीति बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अब जो यूक्रेन के लीडर हैं जेलेंस्की, उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि आपने इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद अपने जो रीजन्स हैं, जो दोनबास का रीजन है, जाने कैसे दिया। और फिर लोग तो अमेरिका से पूछेंगे कि आपकी इतनी बड़ी नाटो आर्मी जिसको क्लेम करते हैं, आप रूस के इतनी छोटी सी आर्मी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप चीन से कैसे जाके उलझ गए। तो इस ढंग के सवाल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जो बाइडेन ने तो खैर बहुत एम्बेरस किया और डिसअपॉइंट भी, सो तो है ही। और अब मेरे 2-3 सवाल हैं जो बेसिकली हमारे टॉपिक के आसपास हैं। अभी हम तो यूक्रेन की तरफ भटक गए थे, और भटकना बनता भी है, आजकल तो सब लोग उसी तरफ बात कर रहे हैं। एक तो ये कि जॉर्ज बुश ने कहा था कभी कि पुतिन की आंखों में मैंने देखा बहुत प्योर हैं, उनको देखकर लगता है भरोसे के काबिल हैं। दूसरी तरफ हिलेरी क्लिंटन को भी हमने सुना, वो सब कुछ जितना बुरा हो सकता है सब कहती हैं पुतिन को लेकर। कहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। ये क्या है? मतलब ये पुतिन के कितने रूप हैं? देखिए, ये अमेरिका अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा है। जॉर्ज बुश जब अफगानिस्तान में आप इन्वेड कर रहे थे 2001 में, जो 9/11 हुआ था उसके बाद, तो उनको रूस का सपोर्ट चाहिए था। और आप ये समझिए कि जो आर्मी के सप्लाईज अगर जाने थे अफगानिस्तान, तो किस रास्ते से जाते, तो वो टेरिटरी या तो रूस के साइड से, या फिर पाकिस्तान के साइड से, या फिर ये जो अगर रोड के हिस्से से आना है, मान लीजिए नाटो के आर्मी को आना है या कुछ भी आना है, तो उसके लिए उनको रूस सेंट्रल एशिया के कंट्री का सपोर्ट चाहिए था। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वो अपना बेस बनाना चाहते थे तालिबान के विरोध में। तो उस समय उनको चाहिए था, तो उन्होंने रूस के साथ बड़ी अच्छी बातचीत भी की थी, और रूस ने अमेरिका को सपोर्ट किया था 9/11 के समय में। लेकिन जो हिलेरी क्लिंटन वाला जो इशू है, और उसमें चूंकि हिलेरी क्लिंटन का पर्सनल अपना इंटरेस्ट है वहां पे, उनके जो मेल लीक हुए थे, आप जानते हैं कि अमेरिकन के, जी, उसमें जो मेल लीक्स हुए थे उसमें बोला जाता था कि रूस ने रोल प्ले किया है। उसमें यह भी लोगों का मानना था कि जो ट्रंप को जो जीते थे हिलेरी क्लिंटन के विरोध में, तो उसमें रूस ने तो ये कहा जाता है कि पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रंप के। मुझे नहीं लगता है। ये जी, ये देखिए, अमेरिका की अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स एक पोलराइज हुआ है, उसमें अगर किसी को एंटी नेशनल बताना है तो उसको आप बोल दीजिए कि ये रूस के साथी है। तो इसलिए उस ढंग की राजनीति अमेरिका में भी चलती है। तो जो भी हिलेरी क्लिंटन या डेमोक्रेटिक पार्टी को विरोध करते हैं, तो उनको रूस के जोर से दिखाया जाता है। वहां का जो एक जो कोर इस्टेब्लिशमेंट जिसको बोला जाता है, तो वो हमेशा जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उसको रूस से दिखा के जो वोटर्स हैं उसको बहकाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब बेसिकली ये वाली बात है कि अगर जी, हमारे यहाँ एक नेता ने कहा था कि बिहार में अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे, तो वो मतलब जो देश का दुश्मन है उसके साथ अपने विरोधी को जोड़ो। जी, विरोधी को जोड़ के अपने आप को नेशनलिस्ट बताइए और दूसरे को एंटी नेशनल बहुत सीरियस बात नहीं है। लेकिन फिर एक जांच बैठी थी बाकायदा, और बहुत करीब पहुंच गया था अमेरिका उसके, और ट्रंप ने फिर उस व्यक्ति को हटा भी दिया था, अब नाम भूल गया। तो ये कहीं स्टेब्लिश तो होने जा रहा था कि रूस का यानी पुतिन का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत अमेरिका के इलेक्शन में था।
देखिए, थोड़ा बहुत ज्यादा ही था। मुझे 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 नहीं लगता है कि रूस इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा। और हाँ, देखिए, और रूस का जो चैनल है आरटी चैनल है, और आरटी चैनल भी वहां पे उस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब मुझे बताइए कि कितने लोग अमेरिका में आरटी चैनल को देखते हैं या रूसी चैनल को देखते हैं? वहां पे सीएनएन इतना पावरफुल है, वहां पे फॉक्स न्यूज इतना पावरफुल है, वहां पे सीबीएन इतना पावरफुल है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि कई बार बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है, और रूस का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाए। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इश्यूज पे होता है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो दूसरी पार्टीज है उसको ट्रंप को उनसे जोड़ के दिखाया जाता है। अब सच्चाई तो यह है कि आप ये भी तो जानते हैं कि जो बाइडेन के बेटे हैं उनको यूक्रेन के जो लीडर हैं उनसे लिंक करके दिखाया जाता है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से को करते हैं, तो ये वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। उसका हिस्सा। जी जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर पुतिन के बारे में ही है। जी। पुतिन खुफिया एजेंसी में थे, राजनीति में आए, बड़े गरीब परिवार से थे, और फिर बढ़ते चले गए। 99 के बाद तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, और पिछले 23-24 साल से वो खुद मुख्तार हैं। लेकिन इतना लंबा कार्यकाल किसी का भले ही हो भी, ऐसे देश में और ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, आज कहा जाता है कि उनके पास 20 महल, 43 प्लेन, 15 हेलीकॉप्टर हैं, बिल गेट से भी ज्यादा अमीर शख्स हैं, लेकिन वो दुनिया भर में इसे प्रेसिडेंट प्रिविलेज के नाम पर जस्टिफाई करते भी रहते हैं। ये भी छिपी बात नहीं है कि पूंजीपतियों को उन्होंने जम के पाला है। क्या ये सच है कि वाकई पुतिन नोटों के ढेर पर बैठे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये भी मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन बहुत बड़े वहां पे बहुत दिनों से वहां पे शासन करते आए हैं। लगभग मुझे लगता है कि स्टालिन का जो पीरियड में देखूं, लगभग 1924 26 25 से लेके हाँ, 24-25 से जी, हाँ के बदले में। 50-51 के आसपास तक, तो 25 साल मुझे लगता है कि पुतिन उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। और क्योंकि सोवियत हिस्ट्री और फिर जो रूसी हिस्ट्री है उसमें इतना लंबा टाइम तक कोई भी शासन नहीं किया है। और 4 साल पुतिन नहीं थे, 2008 से 12 के बीच में मेदवेदेव थे, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो कुछ जी, नहीं। और ये जब आप क्रेमलिन में होते हैं, क्रेमलिन आप विजिट करेंगे, तो चूंकि इतना उनको सपोर्ट ऑलरेडी प्राप्त है कि उनको कोई भी पैसे करके जमा करके रखने की जरूरत नहीं है। तो उनको उनका सबसे जो एक समस्या आती है इस ढंग के रूलर के पास, वो समस्या आती है कि ट्रांजिशन का, कि ये जब बूढ़े पड़ जाते हैं और ये जब छोड़ेंगे तो दूसरा कौन किसको नियुक्त करें जो कि धोखा नहीं दे। ये अब आपने देखा कजाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले कजाकिस्तान के जो रूलर थे उन्होंने चेंज किया और दूसरे को बनाया, उसके बाद वहां पे अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो गया था। तो इस ढंग की समस्या इस ढंग के रूलर के पास होती है। तो मुझे लगता है कि चूंकि 70 की उम्र उनकी लगभग हो चुकी है, तो अगला बहुत लंबे समय तक तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो अगले 4-5 साल में आप उनको अपना उत्तराधिकार नियुक्त करना पड़ेगा जो कि उनको बिट्रे नहीं करे और जो कि उनकी पॉलिसी को परस्यू करे। तो वो ट्रांजिशन फेज मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी होगा और रशिया के लिए क्योटिक भी हो सकता है। और एक सवाल मेरे मन में है, वो पूछने का मैं लोक संवरण कर नहीं पा रहा जी। ये 3 गुण 3 दोष बता दीजिए मुझे पुतिन साहब के। देखिए, पुतिन का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि ही इज ए फियरलेस लीडर। फियरलेस, वो डर नहीं लगता है, ठीक है, उनको चूंकि उनका बैकग्राउंड है। दूसरा कि वो एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है, उनको पता है कि कब वो आपको अटैक करना है, कब विड्रॉ करना है। और पुतिन इज ए हार्डकोर नेशनलिस्ट। जी जी। उनका जो मुझे जो नेगेटिव लगता है कि कभी कभी आपको इतना ज्यादा अगर पावर होता है तो आप एरोगेंट हो जाते हैं। तो एक ये है। दूसरा कि मुझे लगता है कि उनको रूस को डेमोक्रेसी के रूप में जो प्रमोट करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। जी जी। और तीसरा कि उनका जो सक्सेसर हुआ है उस पे उन्होंने अभी तक नहीं सोची है। अगर सक्सेसर ढंग से अपॉइंट नहीं होता है तो फिर रूस की स्थिति टर्बुलेंट भी हो सकती है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि बहुत बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते पुतिन क्या करने जा रहे हैं, क्या मालूम सक्सेसर उन्होंने सोच भी लिया सब। हाँ, सोचा होगा। तो मुझे किसी को पता नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं यही पूछ रहा था कि रशिया में क्या कोई सुगबुगाहट है कि पुतिन के बाद कौन, पुतिन जैसा कौन? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर किसी का नाम आप लेते हैं तो दूसरे उसके जो वो विरोधी होते हैं वो खड़े हो जाएंगे, दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट में सडनली बनाया जाता है। तो यही रूस का हिस्ट्री रहा है। तो वैसे ही कुछ होने वाला है मुझे लगता है, जब भी होगा। अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही। बहुत बढ़िया। और अंत में आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहें राजन जी? मुझे तो अच्छा लगा, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मुझे तो मिले।
जी बस नहीं, शुक्रिया, बड़ी लंबी बातचीत हुई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नितिन जी, थैंक यू सो मच। जी, तो राजन कुमार को हम सुन रहे थे। डॉक्टर राजन कुमार रूस में काफी वक्त तक रहे और अब जेएनयू में रूस के बारे में पढ़ाते हैं, सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ाते हैं। और आज हम खासकर पुतिन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पुतिन को लेकर अब एक बार फिर से आकर्षण बढ़ा है। एक रहस्यमय व्यक्तित्व हैं, लेकिन हर जगह दिख रहे हैं और अब तो इतने बड़े क्राइसिस के बीच में खड़े हैं। तो आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? पढ़ाकू नितिन के बारे में जरूर बताइए। radio@aajtak.com पर मेल कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर पढ़ाकू पार्टी हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए और वहां बताइए कि कैसा लगा। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि हर गुरुवार हम आते हैं, तो आपको लगता है कि भाई इस बात पर जो है, ये इस विषय पर पॉडकास्ट होना चाहिए, वो भी हमें बताइएगा, उस पर जरूर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर राजन कुमार और मुझे इजाजत दीजिए और पढ़ाकू नितिन सुनते रहिए, आज तक रेडियो भी सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।